द ब्रिटिश अबोलिश्ड द टाइटल ऑफ इंडियन किंग्स। ठीक है, भारत के जो राजा थे और उन राजाओं को जो टाइटल दिए गए थे, उन टाइटल को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। जैसे बहादुर शाह जफर 1857 के युद्ध के समय तक, ठीक है, बहादुर शाह जफर को भारत का एक क्या माना जाता था, राजा के, संपूर्ण भारत का राजा के रूप में माना जाता था। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर का जो बेटा था, ठीक है, उसको रेड फोर्ट से क्या कर दिया गया, रेड फोर्ट से उसको आउट कर दिया, रेड फोर्ट से बाहर कर दिया गया। ठीक है, एंड टाइटल ऑफ किंग द कंपनी स्टॉप, और जो किंग का टाइटल था उसको भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अवध, ये भी एक बड़ा कांड रहा। अवध, बेटा ब्लैक बोर्ड दिख रहा है ना, राइटिंग दिख रही है सभी को। अवध, अवध क्या था, उन दिनों एक स्टेट होता था, स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे पॉलिटिकल रीजन क्या हुआ, अवध हैड एक्सेप्टेड द सब्सिडियरी अलायंस। ठीक है, जो मैंने ये वाली सब्सिडियरी अलायंस बताई थी, सब्सिडियरी अलायंस। ठीक है, तो अवध वो पहला राज्य था जिसने सब्सिडियरी अलायंस को सबसे पहले स्वीकार किया। सब्सिडियरी अलायंस में मैंने पहले चर्चा कर चुका हूं, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश रेजिडेंट्स टू एडवाइज द नवाब्स। अब यहां से क्या होने लगा कि जो ब्रिटिश ऑफिसर थे ना, ब्रिटिश ऑफिसर्स, ठीक है, वो क्या करने लगे, यहाँ पे जो नवाब थे उसको एडवाइज करने लगे। एडवाइस का मतलब है कि यहाँ पे अब डायरेक्टली जो शासन करने का जो केंद्र बिंदु था वो अब ब्रिटिश ऑफिसर्स के हाथों में आ चुका था। तो ये भी क्या रहा, ये भी इसका एक कारण रहा। ठीक है, ब्रिटिश का, फिर इसका कारण क्या हुआ, नेक्स्ट इज ब्रिटिश वर डिफीटेड। नेक्स्ट, ब्रिटिश वर डिफीटेड। नंबर 6, ब्रिटिश वर डिफीटेड in first Afghan war in 1839 to 42। ठीक है, फर्स्ट अफगान वार जो हुआ, फर्स्ट अफगान जो युद्ध हुआ, उसमें क्या हुआ, उसमें ब्रिटिश सेना को हार मिली। ठीक है, तो ये भी एक 1857 के रिवोल्ट का कारण बना। ठीक है, इसके द्वारा दूसरा क्या था, मैनी जमींदार्स एंड लैंडलॉर्ड हु वर डिप्राइव्ड देयर लैंड। ठीक है, दूसरा क्या बना, मैनी जमींदार डिप्राइव्ड देयर लैंड। और बहुत से जमींदार ऐसे थे, किसान ऐसे थे, ठीक है, जो ड्यू टू डेब्ट, कर्ज के कारण, ज्यादा टेनेंट होने के कारण अपनी जमीन को खो चुके थे। ठीक है, तो ये सब क्या थे, हमारे पॉलिटिकली रीजन थे। पॉलिटिकल रीजन समझ में आ गया सभी को? एनी स्टूडेंट, एनी डाउट? ओके, अब हम सेकंड चलते हैं। सेकंड क्या है, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये तो थी हमने पॉलिटिकल रीजंस के बारे में जाना। ठीक है, अब जो इसका सेकंड रीजन था वो क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो उस पर भी एक बार डिस्कस करते हैं। नंबर 2 रीजन, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम मींस, इकोनॉमिक का मतलब है आर्थिक, यानी कि रुपए से संबंधित समस्या का आना। ठीक है, तो ये क्या था, द लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज इंट्रोडक्शन बाय द ब्रिटिश। ठीक है, लैंड रेवेन्यू, बेटा व्हाट डू मीन बाय लैंड रेवेन्यू? लैंड रेवेन्यू का मतलब है कि अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, बनाई हुई एक ऐसी नीति, ठीक है,
जिससे किसान डायरेक्टली क्या हुए, प्रभावित हुए। ठीक है, क्योंकि लैंड रेवेन्यू का मतलब है कि भूमि से आने वाली इनकम। ठीक है, किसान जिस भूमि पे फसल उगाते थे उससे आने वाले इनकम से संबंधित था। ठीक है, तो यहाँ अंग्रेजों ने कुछ ऐसी पॉलिसीज बना दी जिनसे क्या हुआ, जो पीजेंट्स थे, ठीक है, वो क्या हो गए, वो ज्यादा इसमें क्या बन गए, टेनेंट बन गए। वो टेनेंट का मतलब होता है कर्जदार। ठीक है, क्योंकि किसानों ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, किसानों की फसल के ऊपर ज्यादा टैक्स लगा दिया, ज्यादा रिवेन्यू लगा दिया, इसलिए यहाँ पे जो पीजेंट्स थे वो क्या बन गए, वो कर्जदार बन गए। ठीक है, और फसल से जो पैदा होती थी उस पैदावार से वो टैक्स भी नहीं दे पाते थे, इसलिए क्या हो गए, वो ज्यादा टेनेंट हो गए, ज्यादा कर्जदार हो गए। ठीक है, कर्जदार का क्या हुआ, जो जमींदार थे, ठीक है, उन जमींदारों ने क्या किया, इस प्रकार के फार्मर्स की जो लैंड थी, ठीक है, उसको क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। ऑक्यूपाई मींस उस जमीन को उन किसानों से छीन लिया। तो ये भी क्या था, एक बड़ा कांड था। इसी में नंबर 2 रीजन आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम में ही। ठीक है, उन दोनों क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है बेटा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, इंडस्ट्री का मतलब होता है औद्योगिक, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री और कारखानों का स्थापित होना। रिवॉल्यूशन मींस क्या होता है, रिवॉल्यूशन का मीनिंग होता है क्रांति आना, यानी कि जो अवस्था चल रही है उसमें पूरी तरह से परिवर्तन आना। तो इसमें क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन थे ना, ठीक है, वो बहुत ज्यादा स्थापित हो गए, यानी कि उस जमाने में उद्योग बहुत ज्यादा कम होते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यूरोप के अंदर 1760 में ही क्या हो गया, औद्योगिक कारखाने ज्यादा खुल गए। और इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ा, इसका प्रभाव डायरेक्ट इंडियन इकोनॉमी पे पड़ा। ठीक है, और इंडियन इकोनॉमी में किस पे, उन एम्प्लॉइज के ऊपर। ठीक है, जो क्या करते थे, जो उन दिनों टेक्सटाइल, ठीक है, टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री होती थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने वाले जो भी यहाँ पे मजदूर थे, अब उनके ऊपर हुआ, क्या हुआ, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन हैंडीक्राफ्ट कंप्लीटली क्लैप्स्ड। जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट थी, हैंडीक्राफ्ट मींस क्या होता है, हैंडीक्राफ्ट मतलब होता है हस्तकला, क्योंकि उन दिनों भारत में उद्योग स्थापित नहीं हुए थे। ठीक है, यहाँ पे जो भी इस प्रकार की एक्टिविटी होती है, चाहे कपड़ा बनाने का या दूसरे काम है, वो ज्यादातर हैंडीक्राफ्ट होते थे। ठीक है, हस्तकला होती थी। ठीक है, तो यूरोप में क्या हुआ, यूरोप में रिवॉल्यूशन होने के कारण, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के कारण वहां पे ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री और कारखाने स्थापित हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ कि इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट था, जो कि यूरोप की क्या पे जाता था, यूरोप की मार्केट में जाता था, वो अब क्या हो गया, क्लैप्स्ड हो गया। ठीक है, क्लैप्स का मतलब क्या है कि वो पूरी तरह से अब क्या हो गया, पतन हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे भारत के जो लोग थे वो क्या बन गए, वो अनएम्प्लॉयमेंट हो गए। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है कि वो पूरी तरह से क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, उनके पास कोई काम नहीं बन पाया। ठीक है, फिर इसके क्या हुआ, नेक्स्ट इज, ठीक है, तो ये था हमारा इकोनॉमिक रीजन के बारे में था। तो इकोनॉमिक रीजन में क्या हुआ, इकोनॉमिक रीजन में एक तो ये हुआ कि किसानों के ऊपर, ठीक है, ब्रिटिश ने एक लैंड रेवेन्यू के नाम से ऐसी पॉलिसी बना दी जिसमें ज्यादा टैक्स लेने लगे और किसान ज्यादा कर्जवान होते गए और उनकी जमीन डायरेक्ट अंग्रेजों ने छीन ली जमींदारों के द्वारा। नेक्स्ट क्या हुआ, यूरोप में क्या हुआ, यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ जिसका प्रभाव भारत के हैंडीक्राफ्ट में पड़ा। ठीक है, और इंडिया के हैंडीक्राफ्ट का पतन होने के कारण यहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज थे वो अनएम्प्लॉय हो गए, वो बेरोजगार हो गए। ठीक है, फिर आता है कंडीशन ऑफ द स्पॉइल, नंबर 3, कंडीशन ऑफ द स्पॉइल। बेटा यहाँ पे जो स्पॉइल है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इंडियन सोल्जर।
इंडियन सोल्जर इन ब्रिटिश आर्मी। ठीक है, स्पोय मीन्स क्या हुआ? इंडियन सोल्जर इन ब्रिटिश आर्मी। क्योंकि हम जानते हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, ठीक है, तो भारत में अपने आप को स्थापित करने के बाद उन्होंने अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए क्या बनाया? आर्मी का गठन किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो ज्यादातर जो आर्मी में जो सोल्जर्स होते थे वो भारत के ही थे, क्योंकि इंग्लैंड से तो वो अपने सोल्जर लेके नहीं आए थे। ठीक है, भारत के लोगों ने ही भारत के लोगों को ही उन्होंने अपनी आर्मी में शामिल किया। तो अब यहाँ पे इनकी जो कंडीशंस थी उस पर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, द ब्रिटिश आर्मी कंसिस्टेड ऑफ मोर इंडियंस। द ब्रिटिश आर्मी consists the more Indian soldiers than British। ठीक है, इसको समझिए। कह रहा है कि जब यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी का गठन किया गया तो उसमें मोर इंडियन सोल्जर यानी कि